एक स्कूल की क्लास शुरू होने वाली है। 40 बच्चे अपनी बेंच पर बैठे हैं, पर यहाँ मास्टर साहब सवाल नहीं पूछते। यहाँ मास्टर साहब जेबें टटोलते हैं। एक नन्ही सी बच्ची की जेब से अनाज के 5 दाने मिलते हैं, सिर्फ 5 दाने। मास्टर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो उस बच्ची को सामने बुलाता है, उसे फर्श पर घुटनों के बल बैठने का हुक्म देता है और फिर लकड़ी की छड़ी से उस मासूम के सिर पर तब तक वार किए जाते हैं जब तक वो बच्ची निढाल होकर गिर नहीं जाती। शाम को उसके क्लासमेट्स उसे कंधे पर लाद कर घर ले जाते हैं और उसी रात वो मासूम दम तोड़ देती है। अभी आपने जो सुना ये कोई ड्रामेटिक कहानी नहीं है, ये हकीकत है उत्तर कोरिया के कैंप 14 की। अगर आप गूगल मैप्स पर उत्तर कोरिया को देखेंगे तो आपको प्योंगयांग की बड़ी बड़ी इमारतें दिखेंगी, लेकिन प्योंगयांग से लगभग 50 मील दूर पहाड़ों के बीच बसा है कैंप 14। यह जगह किसी शहर जितनी बड़ी है, करीब 60 वर्ग मील में फैली हुई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर कोरिया के आधिकारिक नक्शे पर इस जगह का कोई वजूद नहीं है। ग्लेन हार्डन की एक मशहूर किताब है एस्केप फ्रॉम कैंप 14, हमें उस शख्स की दास्तां सुनाती है जो इस काल कोठरी में पैदा हुआ, सिंग डोंग ह्यून। सिन की पैदाइश 1982 की है। सिन का बस एक ही गुनाह था कि वो इस जेल के अंदर पैदा हुआ था, क्योंकि उत्तर कोरिया में एक कानून है जिसे 3 जनरेशन ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है, यानी पुश्तैनी सजा। 1972 में किम इल सुंग ने कहा था कि राजद्रोहियों के बीज को 3 पीढ़ियों तक खत्म कर देना चाहिए। यानी अगर आपके दादाजी ने कोई छोटी सी गलती की या कोई अखबार पढ़ लिया जो प्रतिबंधित था, तो उसकी सजा आपके पिता काटेंगे, आप काटेंगे और आपके बच्चे भी इसी कैंप की सलाखों के पीछे दम तोड़ देंगे। सिन इसी व्यवस्था की तीसरी पीढ़ी था। अब यहाँ एक सवाल है कि अगर यहाँ मर्द और औरत कैदी हैं तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? क्या वहाँ कोई प्यार या परिवार है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कैंप 14 में मर्दों और औरतों को आपस में बात करना भी मौत की सजा है। लेकिन प्रशासन ने कैदियों को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका निकाला है। जो कैदी खदानों में जानवरों की तरह पसीना बहाते हैं, जो सबसे ज्यादा कोयला निकालते हैं या जो दूसरों कैदियों की मुखबरी करते हैं, उन्हें इनाम के तौर पर साल में कुछ रातों के लिए शादी करने की इजाजत दी जाती है। शिन के माँ बाप को भी इसी तरह गार्ड्स द्वारा असाइन किया गया था। यह कोई प्रेम विवाह नहीं था, ये 2 कैदियों के बीच एक समझौता था जिसे प्रशासन ने मंजूरी दी थी। शिन ने कभी माँ की ममता नहीं देखी। उसके लिए परिवार का मतलब वो नहीं था जो हमारे और आपके लिए होता है। कैंप के अंदर राशन इतना कम मिलता था कि इंसान भूख के मारे पागल हो जाता। सिन को आज भी याद है कि उसकी माँ उसके लिए माँ नहीं बल्कि खाने में एक कॉम्पिटिटर थी। भूख का आलम यह था कि वो अक्सर अपनी माँ के हिस्से का मकई का दाना चुरा लेता था और बदले में उसकी माँ उसे लोहे के फावड़े और लाठियों से बेरहमी से पीटती थी। सिन जब 6 साल का हुआ तो उसे स्कूल भेजा गया, लेकिन ये स्कूल नहीं, टॉर्चर सेंटर था। यहाँ बच्चे को पढ़ाया जाता था कि किम जोंग उन भगवान है और गार्ड्स उनके रक्षक। बच्चों को पहाड़ों से पत्थर ढोने और कोयले की बोरियां उठाने के काम पर लगा दिया जाता था। सिन ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक छोटे से एक्सीडेंट में उसकी दोस्त की उंगलियां काट दी गई थी, क्योंकि उसने काम करते समय एक सिलाई मशीन खराब कर दी थी। सिन खुद भी इसका शिकार हुआ था। एक बार जब उस पर शक हुआ कि उसने कुछ छुपाया है तो उसे लोहे के एक गर्म हुक से टांग दिया गया और उसके नीचे आग लगा दी गई। आज भी सिन की पीठ पर वो जलने के निशान मौजूद है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर शायद आपको सिन से भी नफरत हो जाए। 1996 की रात सिन अपनी माँ के घर पर था। आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने रसोई में कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनी। उसका भरा भाई सिन हे गुन भागने की योजना बना रहा था और उसकी माँ उसका साथ दे रही थी। वे लोग बात कर रहे थे कि बार के उस पार चीन है, जहाँ खाना मिलता है। यहाँ सिन ने वो किया जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। सिन ने अपनी माँ के लिए डर या प्यार महसूस नहीं हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, कैंप का नियम नंबर 1, अगर कोई भागने की कोशिश करे तो तुरंत रिपोर्ट करो, वरना तुम्हें भी मार दिया जाएगा। सिन को लगा कि उसकी माँ और भाई नियम तोड़ के उसे भी खतरे में डाल रहे हैं। वो तुरंत भागा और रात के ड्यूटी गार्ड्स को सब बता दिया। अगले दिन पूरे कैंप के सामने सिन की माँ को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सिन वहां मौजूद था जब उसकी माँ का शरीर हवा में झूल रहा था। सिन की आंखों में एक भी आंसू तक नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ एक गद्दार थी और उसे सजा मिलनी चाहिए थी। उसके बड़े भाई को भी फायरिंग स्क्वाड ने गोलियों से भून दिया। सिन की जिंदगी कई सालों तक यूं ही चलती रही, जब तक कि 2004 में उसकी मुलाकात पार्क नाम के एक नए कैदी से नहीं हुई। पार्क कोई मामूली कैदी नहीं था, वो बाहर की दुनिया से आया था। उसने उत्तर कोरिया के बाहर की दुनिया देखी थी। खदानों में काम करते वक्त पार्क सिन को किस्से सुनाता था। वो बताता था कि बाहर की दुनिया में मीट मिलता है, वहाँ लोग मकई के लिए नहीं लड़ते।
पार्क उसे बताता था कि चीन में लोग अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। आज़ादी शब्द सिन के लिए नया था, लेकिन भरपेट खाना शायद उसके लिए सबसे बड़ा लालच रहा होगा। सिन ने तय किया कि अब वो इस नर्क में नहीं मरेगा। 2 जनवरी 2005 की रात थी। पहाड़ों पर भारी बर्फ गिर रही थी। सिन और पार्क को बार के पास लकड़ी बीनने के काम में लगाया गया था। यही मौका था। बार के ऊपर 10,000 वोल्ट का करंट भी दौड़ रहा था। जैसे ही गार्ड्स की नजर हटी, दोनों बार की तरफ दौड़े। पार्क पहले निकला। जैसे ही उसने तारों को छुआ, एक तेज करकराहट हुई और पार्क का शरीर बिजली के झटके से उन तारों में चिपक गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिन जम गया। उसके सामने इकलौता दोस्त की जलती हुई लाश थी, लेकिन पीछे मुड़ने का मतलब था मौत। सिन ने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने अपने दोस्त की जलती हुई लाश को इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल किया। वो पार्क के पीठ पर चढ़ा और तारों के ऊपर कूद गया। इसी दौरान सिन की टांगे उस तारों को छू गई। उसकी त्वचा जल गई, मांस फटने लगा और हड्डियां तक दिखने लगी। वो बर्फ में गिरते ही उठा और पागलों की तरह भागने लगा। वो 2 घंटे तक बिना पीछे मुड़े दौड़ता रहा। जब उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई गार्ड्स नहीं है, तब वो रुका। सिन ने एक किसान के घर से फटे पुराने कपड़े चुराए और किसी तरह बॉर्डर पार कर चीन पहुंच गया। वहां उसने कुछ समय मजदूरी की और फिर दक्षिण कोरिया के दूतावास की मदद से वो सियोल पहुंचा। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोगों को लगा कि ये कोई जासूस है या कोई पागल है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसके शरीर से घाव देखे, उसकी कटी हुई उंगलियां, उसकी पीठ पर हुक के निशान और उसकी जली हुई टांगे, तो दुनिया दहल गई। सैटेलाइट तस्वीरों ने कंफर्म किया कि हाँ, कैंप 14 वाकई वजूद में है। आज सिन आज़ाद है। वो अमेरिका में रहता है। उसने शादी भी की है। लेकिन सिन आज भी रातों को सो नहीं पाता। उसे आज भी अपनी माँ का वो झूलता हुआ शरीर याद आता है। उसे पछतावा है कि उसने अपनी माँ को क्यों मरवाया। उत्तर कोरिया की सरकार आज भी इन कैंपों के होने से इनकार करती है। वो इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताती है। लेकिन सिन जैसे सैकड़ों गवाह और सैटेलाइट की तस्वीर झूठ नहीं बोलती। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,20,000 से 2 लाख लोग आज भी उन कटीली तारों के पीछे घुट घुट के जी रहे हैं। मैं हूँ सार्थक और आप देख रहे थे किस्सा कास्ट। मिलते हैं अगले कहानी में। जय हिंद।